अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मस्जिद पर भी मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर, अब इसके ऊपर नोटिस हो गया है। क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करेंगे। पीटीवी के एंकर रजी दादा को नौकरी से निकाल दिया गया है, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने चीफ जस्टिस को बड़ा सख्त खत लिखा है। क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करेंगे। गुज़िश्ता रात खबर आई कि महमूद अचकजई साहब और अख्तर मैंगल साहब के ऊपर क्वेटा में हमला हुआ है, उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। कुछ मजीद खबरें हैं, कोशिश होगी कि आज के इस ब्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। अच्छा, सबसे पहली खबर जो आपसे शेयर करनी है, गुज़िश्ता रोज हनीफ अब्बासी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा कि अगर आपने हुकूमती बेंचेस के ऊपर खड़े होकर यह कहना है कि यहां पे ये मसला है, वहां पे वो मसला है, तो फिर आप यहां से उठें और जाके आप अपोजिशन बेंचेस पे बैठ जाएं। बुनियादी तौर पे उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर तनकीद की। ख्वाजा आसिफ साहब कभी ट्वीट करके किसी ठेकेदार की शिकायत कौम से लगाते हैं, कभी वो किसी ब्यूरोक्रेट की शिकायत कौम से लगाते हैं, दुनिया को बताते हैं कि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी कितनी करप्ट है। अब उसके ऊपर हनीफ अब्बासी साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ख्वाजा आसिफ साहब पे बड़ी सख्त तनकीद की और कहा है कि जनाब 40 साल से आप पार्ट हैं इस सारे सिस्टम का और जिम्मेदारी आप किसी और पे डाल रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि बहुत ज्यादा मसाइल हैं तो आप उठें, फिर गवर्नमेंट से जाके अपोजिशन में बैठ जाएं। अच्छा, अब ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात के बाद हुकूमत के अंदर से भी काफी ज्यादा इस्तराब का इजहार किया जा रहा था। मेरी इससे पहले भी एक दो शख्सियात से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी ख्वाजा साहब के जो बयानात हैं उनको ज्यादा पसंद नहीं किया जा रहा। और अब हनीफ अब्बासी साहब ने एक तरह से जो बात की है, ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से जो कुछ कहा है, उनका उस तरह नाम तो नहीं लिया, लेकिन बुनियादी तौर पे वो उन्हीं को कह रहे थे। मेरा नहीं ख्याल कि ये बगैर उन्होंने अपनी जमात की सीनियर लीडरशिप के अप्रूवल के किया होगा। जमात के अंदर भी ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात है और जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरी मुख्तलिफ लोगों से हुकूमत के अंदर बात हुई, जब ख्वाजा साहब के ये बयानात सामने आए, एक चीज बड़ी क्लियर है कि ख्वाजा साहब से काफी सारे लोग जो हैं वो नाखुश हैं। उनके रवैये की वो शिकायत भी करते हैं, वो जिस किस्म की बातें करते हैं उस हवाले से भी शिकायत की जाती है। तो मैंने किसी से पूछा, वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है, ऑल्दो कि वो इस वक्त काबीना में नहीं है, लेकिन वो बड़े करीब हैं नवाज शरीफ साहब के भी और सीनियर लीडर हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। और मैंने जब ख्वाजा साहब के हवाले से उनसे बात की तो यकीन कीजिए कि ख्वाजा साहब के हवाले से जो बातें आगे से उन्होंने कही वो पीटीआई का भी कोई लीडर नहीं करता। तो उससे मुझे अंदाजा हो गया कि ख्वाजा साहब के हवाले से जमात के अंदर भी कुछ लोगों को यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप वज़ीर दिफा भी हों और हुकूमती एहलकारों के ऊपर, ठेकों के ऊपर, ठेकेदारों के ऊपर आप अवाम को शिकायतें लगा रहे हों। और उसी चीज के बारे में फिर आज हनीफ अब्बासी साहब ने कहा है। मेरे ख्याल में एक तरह से ये कॉल है कि अगर आप समझते हैं कि निजाम ठीक नहीं चल रहा तो इस्तीफा दें और जाएं अपोजिशन में बैठ जाएं। क्या ख्वाजा साहब इस्तीफा देंगे? मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने इस्तीफा देना है। पहले इस तरह की खबर आई थी कि जी ख्वाजा साहब इस्तीफा दे रहे हैं, ख्वाजा साहब इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था और ना ही अब वो इस्तीफा देना चाहते हैं। लेकिन अब ये एक तरह से उनको मैसेज दिया गया है कि अगर आप ज्यादा तंग हैं तो इस्तीफा दें और जाएं। अच्छा, मस्जिद के ऊपर मरियम बीबी की तस्वीर आपने देखा होगा कि सैलाब में मुख्तलिफ जगहों पे मरियम बीबी की तस्वीर आपको नजर आई होंगी। पिछले व्लॉग के अंदर मैंने आपसे शेयर किया था कि ये देखें जनाब, मंडी बहाउद्दीन में मस्जिद के बाहर भी मरियम बीबी की तस्वीर लगा दी गई है। अब इस तस्वीर के ऊपर मरियम नवाज साहिबा ने नोटिस ले लिया, वज़ीर आला हाउस ने नोटिस ले लिया। ये सामने आप देख सकते हैं, मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है और मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप हेडलाइन पढ़ें, वज़ीर आला पंजाब का मस्जिद पर अपनी तस्वीर लगाने का सख्त नोटिस। अच्छा, चारे के बाहर भी उनकी तस्वीर लगी हुई है, हर जगह पे उनकी तस्वीर लगी हुई है। तो फिर नोटिस सिर्फ उन्होंने मस्जिद का लिया है, बाकी किसी और जगह का लिया या नहीं लिया। लेकिन मस्जिद के हवाले से कहा गया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मस्जिद पर अपनी तस्वीर लगाने का सख्त नोटिस लिया है। डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन से वजाहत तलब कर ली है। उसके साथ आगे इस खबर के अंदर लिखा है, जिसको जंग जियो रिपोर्ट कर रहा है, कि वज़ीर आला पंजाब ने मस्जिद पर अपनी तस्वीर लगाने पर डिप्टी कमिश्नर की सरजनिश भी की है कि भाई जब हर जगह पे आपकी तस्वीर लग रही होंगी तो फिर उन्होंने यही समझा होगा कि हर जगह पे लगनी चाहिए और फिर मस्जिद के बाहर भी लगा दी गई, इसलिए कि वो भी शायद हुकूमत की तरफ से तोहफा हो सैलाब मुतासरीन के लिए। अच्छा, आगे इस खबर के अंदर लिखा है, उन्होंने जिले इंतजामिया और सरकारी इदारों को अपनी तस्वीर के हवाले से SOPs पर अमल करने की हदायत की। अब ये तस्वीर के हवाले से SOPs क्या हैं
कि तस्वीर कहां पे लगेगी या नहीं लगेगी। मैंने कल भी आपको कहा था, पंजाब में या तो इस वक्त आपको उजड़े हुए लोग नजर आ रहे हैं, सैलाब नजर आ रहा है, तबाही नजर आ रही है, या मरियम नवाज साहिबा की तस्वीरें नजर आ रही हैं। और अब अगर मस्जिद के बाहर तस्वीर लगी है तो उसके ऊपर काफी ज्यादा तनकीद हुई है। तनकीद तो सारी तस्वीर पे हो रही थी, लेकिन इसके ऊपर अब मरियम बीबी ने डिप्टी कमिश्नर साहब की सरजनिश की है और कहा है कि एसओपीज को फॉलो करें। यह नहीं कहा गया कि मेरी तस्वीर कहीं पे नहीं लगानी, ये तस्वीरें लगानी है, हर जगह पे लगानी है, लेकिन एसओपीज को फॉलो करना है। मेरे ख्याल में वो एसओपीज अगर कौम के साथ भी शेयर कर दिए जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि एंड ऑफ द डे अवामी हुकूमत है, अवाम के वोटों से आई है, अवाम के मैंडेट से आई है, अवामी पैसे से ये तस्वीर लगती हैं। ये जो एसओपीज हैं, क्या इन एसओपीज के अंदर ये है कि ये पैसा जो है शरीफ खानदान की जेब से आता है और वहां से ये तस्वीर लगती हैं? अगर ऐसी बात नहीं है, ये पैसा अगर हुकूमती खर्चे से आता है, हुकूमती पैसे से ये पैसा खर्च किया जाता है, तो फिर तो ये अवाम का पैसा है। तो बताना चाहिए कि जनाब ये जो एसओपीज हैं वो क्या हैं, कितनी तस्वीरें लगेंगी, एक जिले में कितनी तस्वीरें लगेंगी, किस किस जगह तस्वीरें लगेंगी, कहां पे तस्वीरें नहीं लगेंगी, कौन सी तस्वीरें लगेंगी। तो ये एसओपीज मेरे ख्याल में अगर कौम को भी पता हो तो काफी बेहतर होगा। अच्छा जी, सहाफी रजी दादा साहब को पीटीवी से निकाल दिया गया है। अब रजी दादा साहब जो हैं उनका एक क्लिप वायरल हुआ था जिसमें वो ये कह रहे थे कि जी कालाबाग डैम बनाने की जो ही बात होती है तो कुछ लोगों को तकलीफ हो जाती है, और एक बड़ा फनी सा क्लिप उनका था और उसमें वो बता रहे थे कि ये इस तरह बंदरों की तरह उछलना शुरू कर देते हैं, अगर एक टॉय के अंदर भी आप पानी इकट्ठा करें सिंधु सिंधु कहना शुरू कर देते हैं। और उसके ऊपर पहले जब ये क्लिप वायरल हुआ तो खबर आई, एक नोटिफिकेशन सामने आया कि रजी दादा साहब को मुअत्तल कर दिया गया है। उसके बाद दूसरा नोटिफिकेशन सामने आया कि जनाब उनको नौकरी से निकाल दिया गया है, उनको नौकरी से फारिग कर दिया गया। अब रजी दादा साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के हवाले से भी बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं, उनके सपोर्टर्स के हवाले से भी बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैंने रजी दादा साहब को कभी भी डायरेक्टली मुखातिब नहीं किया, लेकिन बहुत सारे दोस्त अक्सर मुझे मुख्तलिफ ट्वीट्स भेजते रहे हैं जिनमें रजी दादा साहब जो है नाचीज का जिक्र करके ट्वीट करते हैं, मेरा नाम लिख के तनकीद करते हैं, लेकिन मैंने कभी आगे से उसका जवाब नहीं दिया। ट्वीट्स मेरे तक भी पहुंचती रही हैं और अभी भी आप जाके अगर उनका जो ट्विटर हैंडल है उस पर जाके अगर सर्च करें मेरा नाम लिख के उर्दू में अतर काज़मी, तो आपको बहुत सारी ट्वीट्स वहां पे नजर आ जाएंगी, लेकिन वो मेरा इश्यू नहीं है। अच्छा, अब मसला ये है कि रजी दादा साहब को सिंधियों के ऊपर तनकीद करने या सिंधियों के हवाले से ना मुनासिब जुबान इस्तेमाल करने के ऊपर नौकरी से निकाल दिया गया। उनको इस वजह से नहीं निकाला गया कि वो किसी और को क्या कहते हैं या किसी और को क्या कहते हैं। अब बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी इससे अपसेट हुई है तो रजी दादा साहब को निकाल दिया गया। अच्छा, अब मेरा इस पे क्या मौकिफ है? मेरा मौकिफ ये है कि रजी दादा साहब को क्यों निकाला गया जी नौकरी से? क्या बाकी सारे लोग जो हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो बड़े पवित्र हैं? अच्छा, मैं जेन्युइनली समझता हूं कि रजी दादा साहब को नौकरी से निकालना ज्यादती है। क्या बाकी हर जगह पे कोई मेरिट है? अगर आप ये बात करते हैं कि जी रजी दादा साहब मेरिट के ऊपर पीटीवी पे नहीं लगे, तो वो एक बड़ी सब्जेक्टिव सी चीज है, उस पर हम बहुत बहस कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि मेरे तो वो बहुत बड़े नाकिद हैं, मेरा नाम लेके वो ट्वीट्स करते रहे, आप जाके अभी भी देख सकते हैं, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया। लेकिन मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि उनको नौकरी से निकाला जाए। हाँ, अगर कोई बहुत ऐसी चीज हुई थी जिसपे बहुत सारे लोगों को मसला है तो वो तो पहले भी बहुत सारी ऐसी बातें करते रहे जिसके ऊपर तनकीद हो सकती है, बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल करते रहे, उसके ऊपर भी तनकीद हो सकती है। उस वक्त तो उनको नहीं निकाला गया। अब पीपल्स पार्टी वालों को तकलीफ हुई है तो उनको निकाल लिया गया। बाकी क्या जो सिंध के अवाम के तहफुजात हैं कालाबाग डैम के हवाले से, वो उनका राइट है, वो उनके तहफुजात है, मैं तो कभी ऐसी बात नहीं करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी लोगों के तहफुजात हैं, पंजाब में भी हो सकता है कुछ लोगों के तहफुजात हों। कुछ लोग ये कहते हैं कि कालाबाग डैम बनना चाहिए, ये मुल्क के लिए जरूरी है, तो इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। लेकिन जो लोग ये कहते हैं जी रजी दादा को मेरिट से हटा के पीटीवी में लगा दिया गया था, और भाई असेंबलियों के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से कितने मेरिट पे हैं, उस पर कितनी बड़ी बहस है। बड़े बड़े ओहदों पे जो लोग बैठे हुए हैं हुकूमत के अंदर, इवन के वुज़रा तक, उनके हवाले से किस किस्म के इल्जामात लगते हैं, किस किस्म की बहस चलती है फॉर्म 45-47 की। अब रजी दादा ने क्योंकि एक ऐसी बात की है जो पीपल्स पार्टी वालों को पसंद नहीं आई तो उनको निकाल दिया गया। मैं जेन्युइनली दोबारा रिपीट करता हूं, मैं नहीं समझता कि उनको निकालना चाहिए। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें पसंद नहीं आती, हमें उससे इख्तलाफ होता है। हाँ, अगर आप पूरा सिस्टम क्लीन कर रहे हैं, हर जगह पे देख रहे हैं, फिर तो वो एक अलग बहस है। यहां पे इसको सेलिब्रेट करना कि ये कोई बहुत बड़ी मॉरल विक्ट्री है और एक ऐसे शख्स को निकाल दिया गया है जो नामुनासिब जुबान इस्तेमाल करता है, नहीं, उसको उस वजह से नहीं निकाला गया। उसको जिस वजह से निकाला गया वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि पीपल्स पार्टी वालों को इस दफा मसला हुआ है। अच्छा, अब रजी दादा वैसे जो मरियम नवाज साहिबा के भी काफी वो
फेवरेट जर्नलिस्ट हैं। जी हाँ जी, पता नहीं आपको इस चीज का पता है या नहीं पता। मैंने नहीं देखा कि मरियम बीबी किसी और जर्नलिस्ट को ऐसे वहां पे रिस्पॉन्ड कर रही होती हैं ट्विटर के ऊपर। ये सामने आप देख सकते हैं, रजी दादा ने जब मरियम बीबी ने ट्रैम की सर्विस इंट्रोड्यूस करवाई तो रजी दादा साहब ने ट्वीट की हुई है, नीचे ट्रैम है, साथ ही मरियम बीबी की तस्वीर है और उन्होंने लिखा हुआ है कि एक और संगे मील तय हो गया। ये ट्वीट की हुई है उन्होंने, और उसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा ने कोट ट्वीट किया हुआ है, दादा आपने ही तो फरमाया था कि बेटी घर सजा रही है। जब उन्होंने दादा ने शायद उनको कहा था कि अब बेटी आ गई है तो वो पंजाब को साफ सुथरा करेगी। एनीवे, एक और ट्वीट में उन्होंने अगेन जो रजी दादा साहब ने कुछ चीजें लिखी हुई हैं और उसके ऊपर जो मरियम नवाज साहिबा ने दादा आगे हाथ जोड़े में और उसके आगे दिल बनाया हुआ है। अच्छा, एक और उन्होंने ट्वीट की हुई है, गुड़ के हवाले से रजी दादा शिकायत कर रहे हैं कि गुड़ खालिस नहीं मिल रहा आजकल, तो उसके ऊपर ये 2024 की ट्वीट है, मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया हुआ है, दादा मैं आपको रायविंड का गुड़ भेजती हूं कल इंशाल्लाह, खा के बताइएगा। तो वो रजी दादा को खालिस गुड़ नहीं मिल रहा था तो मरियम बीबी उनको ट्विटर पे बता रही है कि मैं आपको खालिस गुड़ भेजूंगी। तो अब ये यकीनन उनके फेवरेट सहाफी होंगे तो वो उनको गुड़ भेजा जा रहा है और दादा का इतना शुक्रिया अदा किया जा रहा है। एनीवे, अब देखते हैं कि रजी दादा साहब को बहाल किया जाएगा। लगता तो ऐसे ही है कि अब उनको बहाल नहीं किया जाएगा, उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। लेकिन वंस अगेन मैं दोबारा, ये मेरा जेन्युइन व्यू है, मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि रजी दादा साहब की बातें अगर हमें पसंद नहीं है तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाए। भाई बातें तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरी पसंद ना आए, तो क्या मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा या किसी और की पसंद आए? एक दूसरे को हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा, मेरे तो वो जाती नाकिद हैं, लेकिन मैंने कभी उनके ऊपर उस तरह तनकीद नहीं की, उनका नाम लिख के कभी कोई ट्वीट वगैरह उस तरह नहीं की। अच्छा, पार्क व्यू सिटी में जो सैलाब आया, एक किरदार डॉक्टर नबिया साहिबा का वो बड़ा उभर के सामने आया, उन्होंने आवाज उठाई, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। लेकिन अब खबर जो सामने आ रही है कि डॉक्टर नबिया को तो उधर घर ही नहीं है, वो तो उधर किराएदार है, उनके नाम पे तो वहां पे कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं है, मतलब वो घर उनका है ही नहीं है। तो अब डॉक्टर नबिया कह रही है कि मैंने तो कभी ये कहा ही नहीं कि वो घर मेरा है, मैंने तो ये कहा था कि वो घर मेरा भाई का है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो घर किसी वकील का है। पर एनीवे, मेन स्टोरी इसके अंदर ये है कि वहां पे बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है। डॉक्टर नबिया ने यह भी बताया कि जी उनका कोई आईफोन था, कोई 6 लाख का, तो वो आईफोन डूब गया। फिर उसके अलावा उनके वहां पे पैसे भी थे और ये और वो। उन्होंने कहा कि मैंने तो ये कभी क्लेम ही नहीं किया कि मैं इस घर की मालिक हूं या नहीं हूं। वैसे आप उनका ताजा बयान भी सुन लें और फिर मंसूर अली खान साहब के पॉडकास्ट में जो कुछ उन्होंने बातें की हैं वो भी आप सुन सकते हैं और अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब पता ये चला है कि वो डॉक्टर नबिया साहिबा का अपना घर वहां पे नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये चीज हमें याद रखनी चाहिए कि वहां पे लोगों का नुकसान हुआ है, चाहे कोई किराए पे रह रहा हो, किसी का अपना घर हो, नुकसान तो वहां पे बहरहाल लोगों का हुआ है। गुज़िश्ता रोज इमरान खान साहब की बहनों की उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब इमरान खान साहब से पिछली दफा मुलाकात हुई थी उसी दिन जो मैंने व्लॉग बनाया था, मैंने आपसे शेयर किया था कि मुझे नहीं लगता कि अगली दफा इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात हो सकेगी। कल जब इमरान खान साहब की बहनें वहां पे गई हुई थी तो वहां पे उनसे मुख्तलिफ किस्म के सवालात किए गए। जो जर्नलिस्ट नॉर्मली वहां पे नहीं होते वो भी वहां पे पहुंचे हुए थे और जो सवालात उनसे किए गए, एक सवाल उनसे पूछा गया कि आपने शौकत खानम के पैसों पर जायदादें बनाई हैं। हुकूमत के करीबी सहाफी का अलीमा खान से सवाल। अब ये siyaset.pk इस तरह कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो सहाफी हुकूमत से करीबी हैं या नहीं है, लेकिन siyaset.pk ने इसको इस तरह रिपोर्ट किया हुआ है। आगे से जो अलीमा खान साहिबा ने जवाब दिया वो बड़ा बेहतरीन सवाल है। उन्होंने कहा जी 2 साल से मरियम नवाज शहबाज शरीफ की हुकूमत में है, वो सारे हुकूमत में बैठे हुए हैं, 9 मई में पकड़ रहे हैं, शहबाज शरीफ सो रहा है। अगर वो ये समझते हैं कि मैंने जो है वो कोई करप्शन की है तो उसको कहो आके गिरफ्तार कर ले। इस पर अलीमा खान साहिबा ने आगे से उसको ये जवाब दिया। अच्छा, अब इस सवाल का मौका महल आप देखें कि अलीमा खान साहिबा सुबह जनाब उनके बेटे का केस लगा हुआ था लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में। एक दिन पहले वो अपने बेटे के केस के सिलसिले में वहां पे गई हुई थी, वहां पे रिकॉर्ड नहीं पेश किया गया, गुज़िश्ता रोज भी रिकॉर्ड नहीं पेश किया गया। उधर से वो वहां से चली लाहौर से तो वो अडियाला जेल के बाहर आके खड़ी हो गई कि मैंने अपने भाई से मुलाकात करनी है। इस सारे माहौल के अंदर उस सहाफी ने जाके सवाल ये किया कि जी आप पे ये इल्जाम है। उसने ये नहीं पूछा कि भाई आपकी मुलाकात नहीं हो सक रही, वो हाई कोर्ट का हुक्म है, क्या वजह है, आपको क्यों नहीं मिलने दिया जाता। और ये कोई देखे ना, हर चीज का एक मौका महल होता है। अब एक इतनी परेशानी में एक फैमिली हो, वो वहां पे खड़ी हो, उससे जाके जब आप इस किस्म का सवाल करेंगे तो लोग यकीनन उसके ऊपर तनकीद भी करेंगे। बाकी सवाल करना सहाफी का राइट है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सवाल में भी फर्क होता है, मौका महल में भी फर्क होता है। एनीवे, ये राइट तो आप किसी से नहीं ले सकते। जिस तरह रजी दादा साहब
کے حوالے سے میں نے کہا کہ ان کا رائٹ ہے، اسی طرح اس صحافی کا بھی یہ رائٹ ہے۔ آگے سے علیمہ خان صاحبہ نے بڑے تشفی والا دیا کہ بھائی 3 سال سے تو آپ لوگوں کی حکومت ہے، یعنی ان لوگوں کی حکومت ہے، کچھ ہے تو آ کے پکڑ لیں۔ پھر یہ سارے دیگر مقدمات میں کیوں پکڑا جاتا ہے؟ عثمان بزدار پہ کرپشن کے بڑے الزامات لگاتے تھے، اتنے کروڑ کا ڈی سی لگتا تھا، اتنے کروڑ کا اے سی لگتا تھا، اتنے کروڑ کا کمشنر لگتا تھا۔ عثمان بزدار تو پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اے سی ڈی سی کمشنر بھی سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیا پیسے دے کے اے سی کی سیٹ لینا یا ڈی سی کی سیٹ لینا یا کمشنر کی سیٹ لینا کوئی وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے؟ کیا ان افسران کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ تو کتنے لوگوں کو پکڑا گیا، کتنے افسران کے خلاف کارروائی ہوئی؟ تو باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، الزامات تو بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ آپ یہ جا کے حکومت سے کہیں کہ اگر میں نے ایسی کوئی کرپشن کی ہے تو پھر آ کے پکڑ لیں مجھے۔ اچھا جی، علی امین صاحب گزشتہ روز صحافیوں سے بات کر رہے تھے اور اچانک بیچ میں ان کا جو ان کے کوآرڈینیٹر یا ترجمان آپ کہہ لیں، انہوں نے کہا کہ جی وہ جرمن ایمبیسیڈر آ گیا ہے۔ تو علی امین صاحب نے کہا کہ بھائی کیا آ گیا تو کیا مسئلہ ہے؟ ہم کوئی غلام ہے کیا؟ تمہاری غلامانہ سوچ ہے؟ بیٹھ جاؤ، جب وہ تھوڑی دیر انتظار کر لے گا، کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ تو وہ کلپ ان کا کافی زیادہ وائرل ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب کوئی جرمن ایمبیسیڈر ہے تو کیا ہو گیا، یہ کیا غلامانہ سوچ ہے تمہاری کہ وہ آ گیا تو بس وہ انتظار نہیں کر سکتا، آ گیا تو تھوڑی دیر انتظار کر لے گا۔ تو وہ علی امین صاحب کا کلپ کافی زیادہ وائرل ہوا ہے۔ گزشتہ رات جناب کوئٹہ میں ایک جلسہ تھا اور جلسے کے بعد وہاں پہ کوئی دھماکہ ہوا جس میں 14 افراد کے جاں بحق ہونے کی خبر آ رہی ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے اور بتایا گیا ہے کہ سردار جو عطا اللہ مینگل صاحب ہیں ان کی برسی کے موقع پہ یہ جلسہ عام کیا گیا تھا اور اس کے اختتام پر اختر مینگل اور محمود خان اچکزئی کے قریب جو ہے وہاں پہ یہ دھماکہ ہوا ہے جس میں یہ دونوں شخصیات محفوظ رہیں، لیکن 14 افراد جو اب تک کی فگر ہے، ہو سکتا ہے بائی دا ٹائم آپ یہ ویڈیو دیکھیں فگر زیادہ ہو چکی ہو، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 14 کے قریب وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ جہاں بحق ہوئے ہیں، لیکن محمود اچکزئی صاحب اور اختر مینگل صاحب اس حملے میں محفوظ رہے۔ جی، پاکستانی کرکٹ کے حوالے سے ایک اور خبر، افغانستان نے جو 6 فریقی سیریز ہے اس میں پاکستان کو 18 رن سے شکست دے دی۔ باقی اس میچ میں کیا ہوا، کیسے ہوا، ٹو بی آنیسٹ میرے میں تو ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کو ایکسپلین کروں۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ دوبارہ جا کے جھلکیاں دیکھ لیں، لیکن خبر یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان سے کرکٹ میں ہار گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی آج غالباً فل کورٹ میٹنگ ہے، تمام جج صاحبان نے ملنا ہے۔ اس سے پہلے جسٹس بابر ستار صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ڈوگر صاحب جو ہیں ان کو ایک خط لکھا ہے، وہ خط منظر عام پہ آ گیا۔ گزشتہ رات اس کو میڈیا نے بھی رپورٹ کیا۔ میرے خیال میں اپنی حالیہ تاریخ میں ہم نے جو مختلف جج صاحبان کے خط دیکھے، یہ جو خط ہے یہ سب سے زیادہ اسٹرانگلی ورڈڈ اگر اس کو کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مختلف فیصلوں کے اندر افسران کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بادشاہ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ کوئی بادشاہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ججز کا روسٹر بنائیں، جس مرضی کو کسی بھی بینچ پہ بٹھا دیں۔ انہوں نے اس چیز کا بھی گلہ کیا کہ سینئر ججز کو جو بینچز سے علیحدہ کر دیا گیا ہے، ان کو انڈیویجول کسی بینچ پہ نہیں اس طرح مقدمات دیے گئے۔ جو نئے آنے والے ججز ہیں یا جو ٹرانسفر والے ججز ہیں ان کو مقدمات دیے جا رہے ہیں۔ جو سینئر موسٹ جج ہے اس کو بھی اس طرح مقدمات نہیں دیے گئے۔ پھر ججز کے نام ایک طرح سے بنیادی طور پہ آپ نے ای سی ایل پہ ڈال دیے ہیں۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی جج چیف جسٹس کی مرضی کے بغیر ملک سے باہر نہیں جا سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا ججز اور چیف جسٹس کو یاد نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ کنگ نہیں، پبلک آفیشل ہیں۔ کاز لسٹ جاری نہ کرنے سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس کا آفس کچھ کیس میں کاز لسٹ جاری کرنے سے انکاری ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیس فکس کرتے وقت سینئر ججز کو نظر انداز کر کے ایڈیشنل ججوں کو کیس بھیجے جا رہے ہیں۔ ہم روزانہ اپنے فیصلوں میں افسران کو کہتے ہیں کہ آپ بادشاہ نہیں ہیں اور نہ ہی اختیارات بغیر حدود و قیود کے استعمال کر سکتے ہیں، تو یہاں پہ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بڑے سخت الفاظ میں انہوں نے یہ خط لکھا ہے، بہت زیادہ تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سے ادارہ تباہ ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے معاملات چل رہے ہیں اور وہاں پہ تاثر یہ ہے کہ وہ ججز جنہوں نے خط لکھا تھا ادارے کے اندر مداخلت کے حوالے سے ان کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے باہر سے چیف جسٹس کو لایا گیا اور اسی ویک کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو عافیہ صدیقی صاحبہ والا کیس تھا جس کو جسٹس غالباً سردار اسحاق صاحب سن رہے تھے، اچانک وہ کیس ان سے واپس لے لیا گیا۔ اس کیس کے اندر جسٹس سردار اسحاق نے کابینہ کو اور وزیر اعظم کو توہین عدالت کے نوٹسز بھی جاری کر دیے تھے، لیکن وہ نوٹسز جو ہائی کورٹ کا آفس ہے اس کی جانب سے آگے نہیں بھیجے گئے اور اب وہ کیس ان سے لے لیا گیا ہے۔
یہ بھی سارا معاملہ چل رہا ہے، تو اس چیز کی جانب بھی انہوں نے اشارہ کیا کہ جو مرضی ہوتی ہے، کسی کا کیس کسی سے لے لیا جاتا ہے، کیا یہ اختیار ہے کسی کا؟ تو ان ساری چیزوں کی جانب انہوں نے اشارہ کیا، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی بڑی سخت باتیں انہوں نے اپنے خط کے اندر لکھی، اور آج جو فل کورٹ کی میٹنگ ہے اس سے پہلے اس خط کا آنا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آج جو فل کورٹ کی میٹنگ ہوگی اس میں بڑی گرما گرم بحث ہوگی، اور ان ساری چیزوں کے اوپر ڈسکس کیا جائے گا۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے اپنے خط کے اندر یہ بھی لکھا کہ اس خط کا لکھنے کا مقصد کسی کی تصدیق کرنا نہیں ہے، اور میں پہلے ہی آپ سے معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو یہ خط برا لگے، لیکن بنیادی طور پہ اس خط کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے اصلاح ہو سکتی ہے ادارے کی، اسی وجہ سے میں نے یہ خط لکھا ہے، اور اب یہ خط جو ہے پبلک ریکارڈ کا بھی حصہ ہے، میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے فل کورٹ جو بیٹھے گا اور جس میں سارے جج صاحبان ڈسکشن وغیرہ کریں گے، دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کچھ ڈسکس ہوتا ہے اور کیا خبریں باہر آتی ہیں۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔